तो इसको हिंदी में एक बार अगर वाच्य क्या है, इसको हिंदी में लिखेंगे वाचन करना, या इसको कह सकते हैं बोलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। समझोगे तो सब कुछ आसान लगेगा, नहीं तो सब कुछ टिपिकल है। तो देखो वॉइस जो है लिखना नहीं है अभी किसी को ही, केवल आपको देखना है। वॉइस टू टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। बोलो देखें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको हिंदी में अगर लिखें तो सक्रिय वाच्य। कौन सा वाच्य भाई? और इसको बोलते हैं निष्क्रिय वाच्य। अब सक्रिय तो क्या होता है और निष्क्रिय क्या होता है वो नहीं पता, ध्यान रखना। पैसिव वॉइस का दूसरा नाम अजेंटिव भी होता है। AGENTIVE। ये क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे अपन। पैसिव वॉइस का दूसरा नाम क्या होता है? अजेंटिव। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, ये सक्रिय वाच्य, ये निष्क्रिय वाच्य। इसको एक नाम और बोल सकते हैं कृतवाच्य, ठीक है। और इसको कर्मवाच्य। बड़ा आसान है। जैसे मैं बोलूं राम ने मोहन को पीटा। राम ने मोहन को पीटा। मोहन को किसने पीटा? राम ने। तो शुरुआत कर्ता से हो रही है, राम ने मोहन को पीटा। तो ये कृतवाच्य है। और यही सेंटेंस मैं ऐसे बोल दूं कि मोहन राम के द्वारा पीटा गया, ये कर्मवाच्य हो गया, एजेंटिव हो गया, पैसिव हो गया। मोहन राम के द्वारा पीटा गया। पिट कौन रहा है? मोहन। ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं ना तो सेंटेंस का कभी भी अर्थ चेंज नहीं होता है, मीन्स चेंज नहीं होता है, ना कभी टेंस चेंज होता है। टेंस भी वही रहता है जो एक्टिव में था, वही पैसिव में रहेगा, और अर्थ भी वही रहेगा। फिर बदलता क्या है? केवल बोलने का पैटर्न बदलता है, वाचन करना ही बदल जाता है। ठीक है। तो देखो ये कर्तवाच्य, ये कर्मवाच्य। इसमें पहली जो मुख्य बात है वो होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। कर्ता महत्वपूर्ण होता है इसमें। किसमें? कृतवाच्य में कर्ता। और इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है। जितना यहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहां सब्जेक्ट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है। यहां सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट। लेस का मतलब थोड़ा कम। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट ही नहीं होता, होता है। लेकिन अगर आप सेंटेंस में लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहां लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज, बोलो, इज लेस इंपॉर्टेंट। और यहां क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तीसरी मुख्य बात इसमें क्या ध्यान रखनी है? ऑल वर्ब इज यूज्ड, ऑल वर्ब्स आर यूज्ड। ठीक है। एक्टिव वॉइस में सभी क्रियाएं काम में आ सकती हैं। मैन वर्ब की कोई सी फॉर्म भी काम में आ सकती है। फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, आईएनजी फॉर्म ले लो, फिफ्थ फिफ्थ वर्ब ले लो, टू इन्फिनेटिव ले लो। तो यहां लिख रहा हूं मैं ऑल वर्ब्स आर यूज्ड, सभी क्रियाएं काम में ली जाती हैं। और यहां पे बोलो पैसिव वॉइस में ओनली वी थर्ड इज यूज्ड, ओनली वी थर्ड इज यूज्ड। केवल मैन वर्ब की, अरे भाई, थर्ड फॉर्म काम में आती है।
लिख लीजिए इसको फटाफट। फटाफट लिखिए। फटाफट लिखे भाई। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, होता है लेकिन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है, कम महत्वपूर्ण होता है अभी। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है, कम महत्वपूर्ण होता है। और एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की सभी फॉर्म जो हैं वो काम में ली जाती हैं, जबकि पैसिव वॉइस में केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। कहाँ आई थी फर्स्ट? हाँ तो उसमें फर्स्ट आई थी, टू के बाद आई थी, लेकिन जो लाइन ऐड की थी वो खुद ही पैसिव वॉइस में थी। माइट बी अलाउड, अलाउड कौन सी फॉर्म थी? थर्ड। और इट इज सजेस्टेड, तो सजेस्टेड कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। जो हमने इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले जो फॉर्मूले देखे थे उसमें ऑलरेडी जो लाइन ऐड की थी वो खुद ही कौन सी फॉर्म में थी? थर्ड फॉर्म में थी। लिख लिया भाई इतना? लिखने में थोड़ा जल्दीबाजी क्या करो आप लोग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस का दूसरा नाम असेंटिव भी होता है, ठीक है, इसको कर्मवाच्य कह सकते हैं पैसिव वॉइस को जो है, और एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य कह सकते हैं। आगे चले। हाँ भाई, ठीक है। तो अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? अभी बोला है एक्टिव से जब पैसिव, एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन एक्टिव आ सकता है, पैसिव भी बना सकता है, उसमें दिया हुआ नहीं आएगा, उसमें दिया हुआ नहीं आएगा, आपको केवल ऐसा लिखा हुआ आएगा चेंज इनटू वॉइस, चेंज इनटू वॉइस, और एक एग्जांपल दे देगा। और आप ये देखेंगे कि अब इसको तो सर ने बताया था एक्टिव का पैसिव में बदलना है, जबकि सेंटेंस ही ऑलरेडी पैसिव में है तो उसका एक्टिव भी बनता है। एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव, तो वहां ये दिया हुआ है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तब तो पैसिव बनाना है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस तब एक्टिव बनाना है, और चेंज इनटू वॉइस तो आपको देखना है सेंटेंस को कि ये पैसिव में है या एक्टिव में है, बनाना क्या है। पैसिव आ रहा है और दोबारा से पैसिव बना दिया, ऐसे भी बैठे, ठीक है, और बहुत बना देते हैं। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान में रखना है वो चीज देखो इधर। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है? एक्टिव से लिखना नहीं है, पहले देख लो। एक्टिव से पैसिव बनाते समय
टेंस कोमा, अभी बोला था टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा मीन्स, और मीन्स को क्या बोलोगे, अर्थ, और कोमा संरचना, संरचना मतलब स्ट्रक्चर। कभी भी नहीं बदलती हैं, संरचना भी नहीं बदलती, जैसी संरचना ऊपर थी वही संरचना नीचे आएगी, कुछ चेंजेस होंगे वो मैं बता दूंगा। फिर बदलता क्या है, बोलो भाई, सिर्फ सेंटेंस को बोलने का, बोलो, बोलने का तरीका बदल जाता है, तरीका बदल जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन और है कि बताओ पैसिव वॉइस किसका बनाओगे आप, तो बच्चों का जवाब होगा सर एक्टिव का, ये तो सबको ही पता है। पैसिव किसका बनाओगे, एक्टिव का, सबको ही पता है। एक्टिव किसका बनाओगे, पैसिव का। नहीं, ये गलत है। अगर कोई पूछे पैसिव बनता किसका है सेंटेंस में, तो ध्यान रखना पैसिव वर्ब का बनता है। किसका बनता है, वर्ब का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, तो ध्यान रखना पैसिव हमेशा, पैसिव हमेशा वर्ब का बनता है। किसका बनता है, वर्ब का बनता है, और इसकी, बोलो, और इसकी थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, और इसकी थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है, थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में अपने पास स्ट्रक्चर ऐसे आएगी, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी, और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा। आसान सा देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऐसे मान लीजिए किसकी है, एक्टिव की है, और आप अब इसकी क्या बना रहे हो, उसका पैसिव बना रहे हो। तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाके क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। और ध्यान रखना इधर सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ प्रीपोजिशन यूज होता है। ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है भाई, प्रीपोजिशन। जैसे हम देखा होगा बाई लगाते हैं, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिला के एजेंटिव कहा जाता है। बाई प्लस ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, एजेंटिव। तो देखो बड़े ध्यान से समझना है, ये स्ट्रक्चर किससे शुरू हो रही है, सब्जेक्ट से, और ये स्ट्रक्चर किससे शुरू हो रही है, सब्जेक्ट से। शुरू किससे हो रही है, सब्जेक्ट। बस शर्त ये है, ये जो सब्जेक्ट था ये एक्टिव में क्या था, ऑब्जेक्ट। अब आके क्या बन गया, तो संरचना तो इसमें सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसमें भी किससे हो रहा है, सब्जेक्ट। तो संरचना तो चेंज ही नहीं हुई, और ये वर्ब है जो ये वर्ब आ जाएगी। फिर पैसिव बनेगा किसका, पैसिव बनेगा वर्ब का। ये वर्ब आ गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये है पैसिव। और इसी को क्या बोलोगे आप, पैसिव वॉइस बोलोगे। ठीक है भाई। अब ऐसे कहते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। लेकिन इस स्ट्रक्चर देखो दोनों की सेम ही तो है, ये भी सब्जेक्ट से शुरू है, ये भी किससे शुरू है, सब्जेक्ट से, दोनों स्ट्रक्चर समान है। तो टेंस भी नहीं बदलता। टेंस किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आएंगी वो क्यों एज इट इज रहेंगी। टेंस किस में चेंज होता है, नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है, यहां नहीं होता है। तो टेंस भी चेंज नहीं होता, मींस अर्थ भी चेंज नहीं होता, और संरचना भी चेंज नहीं। अभी बोला था राम ने मोहन को पीटा, और मोहन राम के द्वारा पीटा गया, बात एक ही है, पिट कौन रहा है, मोहन। तो टेंस भी चेंज नहीं होता, मींस भी चेंज नहीं होता, और स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होते। फिर चेंज क्या होता है, केवल बोलने का तरीका चेंज होता है। और पैसिव हमेशा किसका बनता है, वर्ब का, और इसकी कौन सी फॉर्म कहां मिलेंगे, थर्ड फॉर्म। और ये फॉर्मूला है। समझ में आ गई इतनी बात, लिख लीजिए फटाफट। बड़ा आसान है, धीरे धीरे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
और एक बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे ही मैंने नीचे पैसिव का फॉर्मूला लिखा है और इसमें मैंने बीच में लिखा है कि वर्ब की वी थर्ड जो है वो काम में ली जाएगी, तो एक चीज बताओ, वी थर्ड आएगी तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी। इसका मतलब मुझे आप एक बात बताओ, भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी यूज होती ही नहीं है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज कौन सी फॉर्म आएगी, वी थर्ड आएगी, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो आपको देखने को ही मिलेगी। अरे समझ रहे होगे मेरी बात, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी आती ही नहीं है और नहीं आती। और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड आएगी, तो वो विद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसका वॉइस चेंज करवा रहा है तो समझ लेना ये एक्टिव है, उसका क्या बनाना है, पैसिव। बताओ समझ में आई बात। अगर जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उस सेंटेंस का आपको चेंज इनटू वॉइस करा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो पैसिव ही बनेगा। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी क्रिया जो है सेंटेंस को एक्टिव में कैसे ढूंढना है और पैसिव में कैसे ढूंढना है। तो कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। मिटा दूं, आगे चले। ठीक है, तो देखिए, नोट में एक बात आपको लिखनी है। वो क्या लिखनी है, कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फिर आज दोबारा लिखवा रहा हूं। इज, आर और एम और वॉज और वर। ठीक है, बताओ इनको ग्रुप में क्या कहा जाता है, बी वर्ब। बी वर्ब कह सकते हैं। और बी वर्ब में भी बताओ, ये प्रेजेंट में की फॉर्म में है और ये कौन सी फॉर्म में है, पास्ट की फॉर्म में है। इनके बाद में कौन सी फॉर्म आ जाए, वी थर्ड आ जाए, ध्यान रखना, तो ये सेंटेंस ऑलवेज कौन सी फॉर्म में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वी थर्ड आ जाए तो इज, आर, एम और वॉज वर के बाद में जनरली कौन सी फॉर्म यूज होती है, आईएनजी फॉर्म। टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है, राम इज गोइंग। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म किस में होगी, टेंस की फॉर्म में आएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। वॉज वर के बाद में आ गई तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा ध्यान रखना है, हैज, हैव और हैड, इनके बाद में अगर वी थर्ड आ गई तो ये सेंटेंस ऑलवेज, सॉरी, हाँ तो बोलना चाहिए था ना, फिर बोले क्यों नहीं। ये पैसिव में होता है और ये ऑलवेज किस में होता है, एक्टिव में होता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में होता है। बात समझ में आ गई। तो दो बातें तो ये ध्यान में रखनी है आपको, एक तो ये ध्यान में रखनी है और एक ये ध्यान में रखनी है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहां ध्यान में रखनी है, डू, डज और डिड। ठीक है, डू डज और डिड। ठीक है, कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते, पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं, केवल किस में आते हैं, बोलो भाई, एक्टिव वॉइस में। पूछो क्यों, क्योंकि डू डज और डिड के बाद में कभी भी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो डू डज और डिड के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म यूज होती ही नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते, एक्टिव में आ सकते हैं। हैज, हैव और हैड के बाद में वी थर्ड आ गई तो वो सेंटेंस एक्टिव में रहेगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बी वर्ब के बाद वी थर्ड आई तो सेंटेंस पैसिव में रहेगा। डू डज और डिड कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं आते, तो किस में आते हैं, सिर्फ एक्टिव वॉइस में आते हैं। ये तीन नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लिख लीजिए।
ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी गाइड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई, ठीक है, नहीं तो नहीं होंगे। ये तीन वर्ब जो हैं आपको हेल्पिंग वर्ब है, इनका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, मिटा दे, आगे चले, आ जाओ। अब क्रियाओं को चेंज करना, क्रियाएं कैसे चेंज होंगी, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्रियाएं को जो हैं वो टेंस को चेंज करना, क्रियाएं चेंज कर दो या टेंस चेंज कर दो, ठीक है, तो ध्यान रखना। वॉइस में टेंस की क्रियाओं को बदलना, केवल देखना है और समझना है, यही है सारी चीजें। और ये समझ में आ गया तो पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाएगा। आप जो है बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। इधर मैं ले रहा हूं एक्टिव और इधर क्या ले रहा हूं, पैसिव, क्रियाएं चेंज कर रहे हैं अपन, कैसे करेंगे। और एक नंबर पे अपन ले रहे हैं सबसे पहला टेंस, टेंस कितने होते हैं भाई, तीन, और वैसे तो दो ही होते हैं। फ्यूचर को केवल पॉसिबिलिटी के रूप में पढ़ा जाता है तो वो भी एक टेंस का पार्ट ही मान लिया जाता है, ठीक है। जिस समय को हमने आंखों से देखा है वही टेंस होता है, फ्यूचर को कभी देखा ही नहीं है। देखते जरूर हैं लेकिन कब देखते हैं, प्रेजेंट में। अरे भाई कल का दिन अपन देखेंगे लेकिन कैसे देंगे, कल देखेंगे तो कल वही क्या बन जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और कल भी क्लास थी तो कल क्या था, कल के लिए प्रेजेंट था लेकिन आज के लिए क्या बन गया, पास्ट। तो फ्यूचर ही प्रेजेंट और प्रेजेंट ही पास्ट में चला जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो टेंस है वो प्रेजेंट लो और प्रेजेंट, प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट होते हैं, चार। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, सिंपल बोल दो, ठीक है, तो बैठाओ, ठीक है। हाँ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही पास्ट के हो जाएंगे और वैसे ही फ्यूचर के हो जाएंगे। अब देखिए टोटल टेंस जो है वो तीन होते हैं और तीन के भाग होते हैं, बताओ 12 हो गए। अरे एक टेंस के चार पार्ट और टोटल 12 होते हैं, 12 में से 8 के ही पैसे वॉइस बनते हैं, चार के नहीं बनते हैं। चार के क्यों नहीं बनते हैं उसका रीजन भी हम यहाँ देखने वाले हैं। पहले देखेंगे बना के, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने पास जो नियम है उनसे बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये क्यों गलत है, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट का पहला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल बताओ किससे बनता है, क्योंकि टेंस, एक चीज बताओ, पैसिव किसका बनता है, वर्ब का, तो वर्ब भी चेंज करनी है अपने को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो इधर उधर उठाकर अपने को चेंज करना है, तो वर्ब का ही ध्यान में रखेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किससे बनता है बोलो, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बनता है। अरे बनता है क्या, बड़े ध्यान से समझना, एक एक फॉर्मूला अभी याद हो जाएंगे सारे। अब एक चीज मुझे आप बताओ, प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डू डस तो मैं पहले लिखवा चुका हूं कि कभी पैसिव वॉइस में आती ही, समझ में आई बात। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, आपको पता है कि मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो रूट वर्ड होता है वो प्लूरल होता है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिंगुलर होता है। क्या होता है भाई, सिंगुलर। अब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, उसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड तो करनी है अपने को क्योंकि पैसिव वॉइस बनाना है। और आपको पता है कि थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी आएगी ही नहीं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे ही प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब निकालिए, वो कौन कौन सी होती है, डू और डज। डू डज पैसिव वॉइस में आती ही नहीं है। जस्ट नीचे वाले टेंस में आ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में कौन सा आता है, कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर और एम। बताओ समझ में आई बात। अब आप कहेंगे
आप ये कहेंगे कि सर एक चीज बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रियाओं को काम में ले लिया आपने, लिया कि नहीं लिया? तो आपने तो टेंस चेंज कर दिया, जबकि ऊपर आपने लिखवाई है लाइन कि कभी भी टेंस चेंज होता ही नहीं है। टेंस 3 ही होते हैं, 12 थोड़ी होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट ही है। टेंस तो कौन सा है? प्रेजेंट। और ध्यान रखना, इज़ार-एम के बाद में यदि आईएनजी फॉर्म आती है तो ही कॉन्टिन्यूअस बनता है। अगर इज़ार-एम के बाद में और कोई वर्ब आती है तो प्रेजेंट सिंपल ही माना जाता है। जैसे राम इज गोइंग टू जयपुर, राम इज गोइंग टू जयपुर कौन से टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्या? लेकिन मैं कह दूं राम इज ए डॉक्टर, अब यहां तो इज भी आ रहा है भाई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज़ार-एम, इज भी आ रहा है लेकिन आईएनजी नहीं आ रही। जब तक आईएनजी नहीं आएगी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बनेगा जब आईएनजी फॉर्म यूज होगी, नहीं तो आईएनजी नहीं आ रहा तो प्रेजेंट सिंपल ही माना जाएगा। तो इज़ार-एम। तो ध्यान रखना, अगर डू डज नहीं आते हैं तो जस्ट नीचे वाले टेंस की क्रियाओं में आ जाते हैं। ये टेंस जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल ही है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसकी आ रही है, लेकिन ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये बी वर्ब का काम कर रही है। अभी बी वर्ब बताई थी मैंने आपको। इज़ार-एम और वॉज वर्ब के बाद वी थर्ड आ जाए तो टेंस किस में होगा? पैसिव वॉइस में। तो इज़ार-एम प्रेजेंट की 3 ले ली हमने। जैसे ही अपन किस में जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो वहां वोजवर हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब यहाँ वोजवर नहीं लगा सकते ना, वोजवर तो किस में आएगा? पास्ट वाले में ही आएगा। अब दूसरा देखो नियम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक फॉर्मूला और आ सकता है। अगर आपके पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गया या नेगेटिव बन के आ गया, भाई आप फर्स्ट फॉर्म से और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसे कौन सा टेंस बनाओगे? सिंपल। कौन सा टेंस बनाओगे? सिंपल। और अगर उस कोई सेंटेंस को, जैसे राम राइट से लेटर, राम राइट से लेटर, तो राइट फर्स्ट फॉर्म में क्या गया? एस, क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया? एस लगा। लेकिन इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है, तो राम डज नॉट राइट ए लेटर। तो डज क्यों आया? क्योंकि नोट लगा। नोट किस में लगता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वहां से निकाल ली। बताओ समझ में आएगी नहीं बात? तो अगले पास में सिंपल आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है इंट्रोगेटिव। अरे इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब निकालनी पड़ती और उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, डू डज आ रहा है तो उसके बाद में वी बनाएगी। डू डज सीधा किस में चला जाएगा? वही इज, आर और एम में चला जाएगा, और वी वन किस में चली जाएगी? वी थर्ड। सेम फॉर्मूला सेम ही बनेगा। बात समझ में आ गई? अब थर्ड नंबर पे आओ। थर्ड नंबर में ये दो ही फॉर्मूले हैं प्रेजेंट सिंपल के। अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया, आगे सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला क्या कहता है बताओ? बोलो। इज, आर, एम। एम के बाद में कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, टेंस में। अब इसका पैसिव बनाना है। इज, आर, एम तो पैसिव इसमें आ सकता है, तो इज, आर, एम का क्या रह जाएगा? इज, आर, एम। ये तो डू डज नहीं आते, इसलिए अपने इज, आर, एम में गए थे। यहाँ पे इज, आर, एम का क्या जाएगा? इज, आर और एम ही रह जाएगा। और ध्यान रखना, आईएनजी फॉर्म जब पैसिव वॉइस में आती है तो सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा? बीइंग, इस आईएनजी में से, और बीइंग और वी थर्ड। बात समझ में आ गई? अब ध्यान रखना कैसे। मान लीजिए मैं एक बार के लिए, जैसे मैं लिख रहा हूं गोइंग, पैसिव किसका बनता है बताओ? किसका बनता है? वर्ब का। तो ये वर्ब ही है। अब मुझे एक आगे सेंटेंस इस जो वर्ब है इसका ही पैसिव बनाना है, तो बताओ कैसे बनाओगे? आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? आईएनजी, तो फर्स्ट की क्या हो जाएगी? गॉन, बीइंग गॉन। बताओ समझ में आएगी नहीं बात? आगे समझ में? हेल्पिंग वर्ब एज इट इज यूज हो जाएंगे। तो आगे देखना। अरे अरे हाँ भाई, अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे। यही है केवल एक फॉर्मूला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ये याद भी हो जानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब भी हैज और हैव प्लस वी थर्ड। परफेक्ट कोई सा ही हो थर्ड फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूअस कोई सा ही हो आईएनजी फॉर्म आती है। अभी लिखवाया था हैज, हैव और हैड के बाद वी थर्ड आ जाए तो सेंटेंस किस में रहेगा? एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ हैड नहीं ले सकते क्योंकि वो किस मिलेंगे? पास्ट परफेक्ट मिलेंगे। किस मिलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो अब देखो हैज हैव का हैज हैव, हैज हैव, ठीक है। इसके बाद में अगर थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाओगे तो पहले बीन आएगा। क्या आएगा? बीन। और इसके बाद में वी थर्ड एज इट इज। अगर डायरेक्ट वी थर्ड रख दोगे तो वो तो एक्टिव ही रह जाएगा। अगर बीन नहीं लगाओगे तो एक्टिव रह जाएगा।
अब नीचे वाला टेंस कौन सा है बताओ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव बनता ही नहीं है। मतलब प्रत्येक टेंस का जो चौथा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके पैसिव नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं वो आगे देखेंगे। पहले ये 4 फॉर्मूले लिखो प्रेजेंट के, बस यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं आपके। कहाँ थी वो? पानी की बोतल लिखो। घर जाके रफ में ये फॉर्मूले एक बार आप बिना देखे खुद बनाएंगे, ठीक है? और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में फॉर्मूले कंप्लीट बना दोगे। और बना के फिर चेक करना आप, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला गलत हुआ है कौन सा सही है। फिर दोबारा गलती नहीं करोगे आप। और एक बार देखने के बाद में वहाँ ऑप्शन से भी आपको पता चल जाएगा। चले आगे, लिख लिया? इतने टाइम में तो याद हो जानी चाहिए चीजें। अब तक तो याद हो जाने चाहिए थे सारे फॉर्मूले। कुछ नहीं करना, बस यहाँ बीइंग लगाना है, यहाँ बीइंग लगाना है। और डू डज का आ रहा है तो इस में चेंज करना है बस। और V1 है तो उसकी V3 करनी है, ठीक है? चले आगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बनता नहीं है। अब टेंस सेकंड में आ जाओ। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। अब देखो पास्ट सिंपल कौन से नंबर का है ये फॉर्मूला? 5। देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताओ किससे बनेगा? सिंपल। जैसे प्रेजेंट सिंपल किससे बना? फर्स्ट फॉर्म से, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस से। तो वो किससे बनेगा? सेकंड फॉर्म से, ठीक है? बोलो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? अब देखो बड़े ध्यान से, वही बात है सब। बताओ सेकंड फॉर्म किस में चली जाएगी? थर्ड में जाएगी। अब थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब लेके आओ। बताओ सेकंड फॉर्म से टेंस कौन सा बना? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। डिड पैसिव इसमें आता नहीं है, जस्ट नीचे वाले टेंस में आ जाओ। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा? वॉज और वर। तो ये फॉर्मूला तो कब बन के आएगा आपके पास? जब सेंटेंस सिंपल होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव आ गया और सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ गया तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? डिड आएगा क्या? अरे भाई नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव बनाने के नोट लगेगा। नोट किसमें लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में। तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ। तो डिड प्लस V1 आ गया मान लीजिए। अगर नोट भी आ रहा है तो नोट एज इट इज अपने भी हेल्पिंग वर्ब में आगे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है? तो डिड प्लस V1 आ रही है, तो बताओ डिड किस में चली जाएगी? वही वॉज और वर में। सेम फॉर्मूला ही बनेगा जो वहां बना था। और V1 किस में चली जाएगी? थर्ड में। बस ये आसान सा फॉर्मूला है। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस, बोलो भाई। वॉज और वर आएगा। ये बी वर्ब आ गई। ये बी वर्ब है, लेकिन कौन सी है? ये पास्ट की। अभी जा रहे माई थी, वो भी बी वर्ब है। वो किसकी थी? प्रेजेंट। तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम में लिया। और यहाँ किस मिलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो बताओ कौन सी फॉर्म आएगी?
आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आ गई। तो बताओ वॉज का तो पैसिव वॉइस में वॉज रहता ही रहता है, क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस में आ सकता है। और बताओ बीइंग आएगा प्लस वी थर्ड। क्लियर? आ जाओ, कौन से टेंस में आएंगे, जस्ट नीचे वाली में आ जाओ। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वी थर्ड। अब वहां तो क्या क्या था, ध्यान रखना, हैज और हैव दो थे, हैज सिंगुलर था और हैव क्या था, प्लूरल। और ये कॉमन है, ये क्या है भाई, कॉमन। कॉमन का मतलब सिंगुलर के साथ भी यही आएगा और प्लूरल के साथ भी यही यूज होगा। क्लियर? अब बताओ हेड का तो हेड रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसके बाद में थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाओगे तो बीन। थर्ड फॉर्म पैसिव किसका बनता है, वर्ब का। जैसे आईएनजी फॉर्म का बनाए तो बीइंग, थर्ड फॉर्म का बनाओगे तो बीन, सब में ऐसे ही होगा। तो बताओ वी थर्ड। समझ में आ गई बात? तो यही चार फॉर्मूले वहां थे, यही चार फॉर्मूले। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा आसान है। अब आप ये कहो कि सर मेरे को तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती, तो फिर तो राम भरोसे ही है अपनी कहानी। अरे भाई, और हेल्पिंग वर्ब भी आपको बता दी, याद रखनी है। तीन फॉर्मूले पहले लिखवा चुका हूं, वो आपको बड़े ध्यान में रखना है। ठीक है भाई? गोला लगा के इसको लिख ले, कॉमन होता है ये। ठीक है, कॉमन का मतलब दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है, बड़ा आसान है, ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है। बस मन में ही यदि आपने डर बिठा रखा है कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर समझ में आएगा कैसे? है बड़ा आसान, घर जाके रिवीजन करें, कैसे समझ में नहीं आता। आगे चलें, आ जाइए। अब आ जाओ फ्यूचर में, बताओ 9 पे आएगा। हाँ भाई, अब फ्यूचर सिंपल बोलो। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और सेल। ध्यान रखना, विल और सेल केवल जनरल सेंस में काम में ली जाती है, सिंपल सेंस में भी आई और वी के साथ क्या लगा दो, सेल, बाकी के साथ क्या लगा दो, विल। लेकिन विल और सेल दोनों क्या है, मॉडल। दोनों क्या है, मॉडल। लेकिन ध्यान रखना मॉडल होते हैं 13, 13 होते हैं। तो 13 के 13 मॉडल किसमें, फ्यूचर सिंपल में यूज हो सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला एक बार लिखना नहीं है, ऐसे आता है, विल या सेल प्लस मॉडल के बाद में ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है अभी, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब देखो विल और सेल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, विल और सेल दोनों ही क्या है, मॉडल है। तो बताओ मैं अगर कॉमन फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मॉडल, क्योंकि मॉडल कितने होते हैं, 13। अगर मैं विल की जगह कैन कर दूं, कैन प्लस वी1, सेल प्लस वी1, शुड प्लस वी1, वुड प्लस वी1, तो फॉर्मूला तो वही बन रहा है। अरे वही बन रहा है ना। तो कॉमन फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, विल और सेल की जगह मॉडल प्लस वी1 लिख सकता हूं। समझ में आ जाएगा, कोई सा मॉडल। मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर सिंपल के अंदर विल और सेल ही नहीं आते हैं, कैन भी आता है। क्या आता है भाई, कैन। लेकिन मॉडल अपना एक्सप्रेशन देता है, ये केवल जनरल सेंस में यूज होते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब मान लिया। लेकिन जैसे कैन यूज कर दिया, वो अपना एक खुद का अर्थ देने लग जाता है मॉडल। मॉडल का मतलब ही क्या होता है, मनोभाव। जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, मैं इस समीकरण को सरल कर सकता हूं, इसका मतलब आप एबिलिटी को दर्शा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा दूध पी सकता हूं, इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी को दर्शा रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसा मॉडल वैसा ही सेंटेंस में एक्सप्रेशन बन जाता है, जबकि फ्यूचर सिंपल के अंदर 13 के 13 मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो ये यही मत लिखो, कॉमन फॉर्मूला ही लिख लो ना, मॉडल प्लस वी1। समझ गए आप मेरी बात?
तो कॉमन फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो भाई, मॉडल प्लस V1, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप विल प्लस V1 लगा दो, सेल प्लस V1 लगा दो, कैन प्लस V1 लगा दो, जो आपकी इच्छा है वो लगा दो। ठीक है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, मॉडल का तो क्या रहेगा, मॉडल। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, विल आ रहा है क्वेश्चन में और ऑप्शन के अंदर वुड दिया हुआ है तो विल का वुड हो गया, नहीं, विल का वुड होते टेंस चेंज हो गया। विल प्रेजेंट फॉर्म में है जबकि वुड कौन सी फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में। सेल का सुड, कैन का कुड, मेक का माइट, ऐसे मत कर देना। आपको पता है, एक लाइन पहले लिखवा चुका हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ये कब होता है, नरेशन में, बोला था मैंने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, जबकि यहाँ नहीं होगा। जैसा मॉडल एज इट इज वैसे ही रखना है। बात समझ में आ गई। तो मॉडल आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ, मॉडल के बाद ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, यहाँ पे V1 दी हुई है, वो तो क्या हो जाएगी, V3 हो जाएगी। अब मॉडल ये कहेगा कि मेरे बाद V3 आती ही नहीं है, V3 आती ही नहीं है, मेरे बाद में तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ। कौन सी फॉर्म लगाओ, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ बी लगा देते हैं। जैसे ING के लिए क्या लगाया था, बीइंग। थर्ड की क्या लगाया था, बीन। वैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, बी। क्लियर, समझ में आ गई। ये कॉमन फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखेंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तीन तो नीचे वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, उसका रीजन अपन इसके जस्ट आगे देखेंगे क्यों नहीं बनता। पहले बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट में। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव। एक चीज बताओ, कॉमन है ये केवल जनरल सेंस में विल हैव और सेल हैव लिखना नहीं है अभी, ऐसे हो गया। प्लस से परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। परफेक्ट है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो बताओ इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, देखो देख, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या। तो बताओ ये दोनों मॉडल कॉमन हो गया। तो बताओ मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, बोलो देखें। कोई सा भी फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड। समझ में आई बात। अरे दोनों के आगे हैव लगा हुआ है तो हैव को उठा के मैंने आगे रख लिया, इन दोनों को कॉमन ले लिया, विल और सेल। तो विल और सेल दोनों पहले वाले फॉर्मूले की तरह बैठ गए। अरे बैठे कि नहीं बैठे। तो विल हैव और सेल हैव, उनमें विल या सेल प्लस है वो बोल दो। और विल और सेल तो केवल जनरल सेंस में यूज होते हैं, जबकि मॉडल फ्यूचर परफेक्ट में कोई सा भी आ सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कोई सा भी आ सकता है और फ्यूचर सिंपल में कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड। तो यहाँ बोल दो विल हैव, सेल हैव, कैन हैव, मे हैव, वुड हैव, शुड हैव। बात समझ में आ गई। तो बताओ इसका पैसिव क्या बनेगा, मॉडल का तो क्या रह जाएगा, मॉडल। बोलो हैव का क्या रह जाएगा, हैव। पैसिव किसका बनाना है, वर्ब का। तो वर्ब कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो क्या लगेगा, बीन लगेगा क्या, और ये वी थर्ड। आसान है सब, ठीक है। तो अब देखो आगे, ये केवल ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो बताओ कौन से चार टेंस है जिनके पैसिव नहीं बनते। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं यहां, टेंस के 4 या 4 भाग ऐसे हैं, ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब वो इधर देखो कौन कौन से हैं वो। एक बार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है भाई, अरे समझ रहे हो क्या। कॉमन रूप से लिख देता हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों आ गए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोल दो, पास्ट। और 1 2 3 और 4 बोलो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब इनको बना के देखेंगे एक बार अपन इनका फॉर्मूला, और उसको गलत करेंगे कि ये गलत क्यों है। तो ये 4 पार्ट ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं, उसका जो रीजन है वो अपन आगे देखने वाले हैं।
लिख लीजिए। तो ये मॉडल वाला फॉर्मूला है वो कॉमन है। ठीक है भाई, मिटा दे, आगे चले। अब आ जाओ, देखो फॉर्मूला लिखना है और फिर उसको देखना है कि गलत क्यों है। तो एक बार आप देखें इधर, पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी हेल्पिंग वर्ब बोलो, बोलो। हैज और हैव प्लस वी थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट की थी, तो उसकी क्या हो जाएगी, हैज बीन हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो कॉमन कैसे लिख सकता हूं, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है भाई, आईएनजी फॉर्म। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला बोलो, अरे बोलो, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला लिख के देख रहे हैं, अकॉर्डिंग इनका पैसिव बना के देखेंगे। थर्ड पे आ जाओ, बोलो विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन लिख सकता हूं, कॉमन फॉर्मूला। तो क्या लिख सकता हूं, विल हैव बीन में मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, और ध्यान रखना ये चारों ही टेंस लास्ट में कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है, तो सब में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। ठीक है भाई, कौन सी फॉर्म आएगी भाई, आईएनजी। अब आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, विल बी शैल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की क्या होती है, विल बी शैल बी। तो क्या लिख सकता हूं, मॉडल प्लस बी, अरे लिख सकता हूं क्या, तो मॉडल प्लस बी प्लस कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब पैसिव बना के देख रहे हैं इनका अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये एक्टिव में है, बना के देखेंगे फिर गलत करेंगे, क्यों गलत करेंगे वो देखिए। बताओ हैज है पैसिव में आता है, तो हैज या हैव प्लस बीन, ऐसे कैसे आ जाएगा, बताओ। वर्ब का पैसिव बनेगा, वर्ब कौन सी है, आईएनजी, तो आईएनजी फॉर्म का पैसिव बनेगा तो क्या आएगा, बोलो, बीइंग प्लस वी थर्ड, यही बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसका पैसिव बोलो, हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वी थर्ड। क्लियर, अरे भाई आईएनजी वर्ब का ही तो बनेगा पैसिव, तो सब में आईएनजी आएगा, आईएनजी आएगा तो पैसिव में क्या आएगा, बीइंग आएगा। तो यहां बताओ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वी
थर्ड, और इसका क्या हो जाएगा बोलो? मॉडल प्लस बी प्लस बीइंग आएगा प्लस वी थर्ड। इन चारों फॉर्मूलों को अपन अगर देखें तो इसमें एक चीज कॉमन आ रही है सब में, वो आ रही है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो देखें, आ रही है क्या? अब सुनो, इधर एक वर्ब है बी वर्ब। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, ये वी वन होती है। सेकंड इसकी होती नहीं है। थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये वी थर्ड है। आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, और इसकी फिफ्थ वर्ब होती है टू बी। पता है? ये वी फोर कह दो, इसको वी फाइव कह दो, किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। तो देखो, बताओ, ये तीनों, यहां तो तीनों बीन और बीइंग, बीन और बीइंग, बीन और बीइंग आ रही है, बीन और बीइंग। और यहां पे क्या आ रही है? बी और बीइंग। यहां पे कौन सी आ रही है? ये आ रही है। समझ रहे हो बड़े ध्यान से? तो ध्यान रखना, अगर इस प्रचारों, ये जो चार टेंसेज के पार्ट अगर इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन बना के देखते हैं तो उनके पैसिव वॉइस में एक ही मैन वर्ब की कोई दो फॉर्म एक साथ आ जाती है। बताओ मैन वर्ब क्या है? बी। बी क्या है अपने आप में? मैन वर्ब है, और इसकी दो फॉर्म, बीन भी इसकी फॉर्म है और बीइंग, तो एक ही मैन वर्ब की दो फॉर्म एक साथ आ जाती है, जो कि इंग्लिश में क्या है? गलत है। एक ही मैन वर्ब की दो फॉर्म, गो भी लगा रहे हो और साथ में वेंट भी लगा रहे हो। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, ऐसे भी ध्यान में रखना है, अगर एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में बी वर्ब की कोई ऑलरेडी फॉर्म आती है, बड़े ध्यान से समझो, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बी वर्ब की पहले ही ऑलरेडी कोई फॉर्म आती है, उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बी वर्ब की कोई ऑलरेडी पहले से फॉर्म आती है, उस सेंटेंस में वर्ब के रूप में हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगी, और जैसे ही आईएनजी आएगी बीइंग और आ जाएगा, दो वर्ब एक साथ हो जाएंगे, और दो वर्ब एक साथ यदि वो सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए चार टेंसों के कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।